Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss DSSS PGT Physics question paper that was held on June 2021, and this is the second part of this video. And इससे पहले 20 questions की वीडियो अपलोड मैं कर चुकी हूँ. सो दिस इज़ आफ्टर 21. सो क्वेश्चन नंबर को मत देखिएगा क्योंकि इसमें जो DSSS में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो 20 के पार्ट्स में गिवन है. ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस है, देन 1 से नंबरिंग स्टार्ट है, अगेन 20 क्वेश्चंस है. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज escape speed of the body is independent of four option you have given: mass of body, gravity and radius of earth and radius of earth. सो escape velocity का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं v इज इक्वल टू √2 इंटू जी इंटू आर. जी स्मॉल है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं. तो यहाँ फॉर्मूले में कहीं पे भी जो है बॉडी का मास देखा जाए तो कहीं नहीं आ रहा. ठीक है, ग्रेविटी पे कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है. अगर जी की वैल्यू भी हम पुट करें तो ये GM/r² होता है. ठीक है, तो जी भी अगर देखें तो ये मास प्लैनेट का होता है, बॉडी का नहीं होता. तो बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट है. ग्रेविटी जी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट करता है, रेडियस पे भी डिपेंडेंट करता है. सो हियर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass of the body. Now moving to the next question. In pure translation motion at any instant of time, all particles of the body have same velocity. So its option would be 4. You can see my video on the topic rotational motion. There I have discussed this concept कि pure translation motion में जितने भी particles हैं वो सब जो है same velocity पे से move करते हैं. ठीक है, एक point पे वेलोसिटी उनकी सबकी सेम होती है. मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर रोटेशन में कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो क्या वो ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगी या रोटेटरी मोशन शो करेगी. तो क्या वो ट्रांसलेशन मोशन उसको भी हम कहेंगे. तो उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ किसी भी पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है अलोंग द टेंजेंट. सो उसको भी हम प्योर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं. तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एक इंस्टेंट पे, सपोज t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे या t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है. जैसे ही टाइम चेंज होगा, जैसे 3 to 4 सेकेंड पे जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी के अंदर उनकी सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. सो हियर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल फॉर्मूला इसमें पूछा है. देखो, इफ डी इज द डेप्थ, डी डेप्थ दी हुई है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, द जी एट द डेप्थ. जी एट द डेप्थ आप लोग पढ़ते हो 11th क्लास में आर्टिकल. जी डेप्थ पे, जी हाइट पे निकालने का आर्टिकल पढ़ते हैं. तो जी डेप्थ वहाँ पे हमारी क्या आती है, G1 - D/R. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों के पास आता है. तो हेयर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी. इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है. सो हेयर 4 ऑप्शंस आर गिवन. फर्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. सेकेंड वन इज लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम में भी क्या आता है, m/v, दैट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का मल्टीपल है तो इट विल ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसको हम ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. सो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ एंगुलर फ्रिक्वेंसी. सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. सो हेयर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट. तो अगर हम रिंग की बात करें, रिंग जो आपके सिलेबस में है रिंग, उसमें आप लोगों का क्या है कि ये जो, अगर सेंटर पे मैं डॉट लगाऊं, डॉट मतलब ये प्लेन से आउटवर्ड एक्सिस जो आ रही है, ठीक है, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले रिंग का, दैट वुड बी mr². तो अगर जो आउटवर्ड एक्सिस आ रही है उसके अबाउट अगर mr² है तो ये जो डायमीटर है इसके अलोंग कितना होगा, हाफ mr² होगा. ठीक है, एंड टेंजेंट के अलोंग निकालेंगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस आ रहा है बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, mr² और ऐड हो जाएगा. सो इट वुड बी 3mr²/2. तो सो यहाँ पे 2 होना चाहिए था. ठीक है, तो इट वुड बी 3mr²/2.
You can see my video on rotational motion. If you are not getting clear in this video, then you can first watch that video on rotational motion. So you will your concept will be clear then. वहाँ मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की इसने बात की है, स्मॉल जी की. इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r². तो क्या पूछा है उसने, ये किस पे डिपेंड नहीं करता. रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of earth is not dependent on mass of earth. ये यहाँ पे गलत होगा, ये ऑप्शन गलत है. मास ऑफ अर्थ नहीं होगा. मास ऑफ अर्थ पे तो प्लैनेट के मास पे तो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा कहीं भी. ठीक है, तो हाइट इसका ऑप्शन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t एंड रेडियस r ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन वेयर ग्रेविटी g एंड मास ऑफ सन ms इज. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सन है, सन के अबाउट ऐसे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है कोई भी. ठीक है, तो उसका ये रेडियस r है, टाइम पीरियड t है. तो ये रिलेशन पूछा है कैसे निकलेगा. तो देखो, जब वो सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो एक क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा उनके बीच का. प्लैनेट और सन के बीच के में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gmm/r². सो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, r से r कैंसल आउट हो जाएगा. सो v वुड बी इक्वल टू √Gm/r. तो अगर हमें टाइम पीरियड का रिलेशन बताना है तो टाइम पीरियड का निकालेंगे. टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी. अब सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्टेंस कितना होगा, उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr बाय वेलोसिटी क्या होगा, √Gm/√r. तो ये √r मैंने ऊपर लिख दिया. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, t² वुड बी इक्वल टू 4π², r की यहाँ r की पावर 3/2 है. देखो यहाँ r की पावर 3/2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और √Gm का क्या आ जाएगा, Gm. ठीक है, यहाँ से फिर t को सॉल्व आउट करो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √4π²/Gm, और r³ को हमने √ में नहीं लिखा. सो इट वुड बी लाइक दिस. यहाँ पे भी 2 आना चाहिए वैसे, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर्स गिवन ये सेकेंड ऑप्शन होगा. ठीक है, इन्होंने पावर कहीं पे भी नहीं दी हुई है. अदरवाइज r³ को भी इन्होंने √ के अंदर लेना चाहिए. अगर √ इसके ऊपर होता तो ये सही होता, अगर √ नहीं है तो बाय में 2 होना चाहिए. नेक्स्ट देखो, the center of gravity of body is that point where the total gravitational torque on the body is 0. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी में एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क होता है बॉडी पे वो 0 होता है. ये लर्न रखना है आप लोगों ने. नेक्स्ट देखो, अ रिवर 1000 मीटर वाइड, ये डिस्टेंस दे दिया हमें 1000 मीटर. वाटर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट. अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ, मैन की स्पीड दे दी हमें इतनी स्टिल वाटर में. टाइम नीडेड बाय मैन टू क्रॉस द रिवर, टाइम कितना लगेगा उसको, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस यहाँ पे बताती हूँ मैं, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना उसने मूव किया 1000 मीटर, डिवाइड बाय उसकी वेलोसिटी कितनी थी. तो मैन की वेलोसिटी यहाँ हमें कितनी गिवन है, 66, 2/3 यानी कि 200/3 हम इसको बोल सकते हैं. सो 200/3, सो 200/3,
सो ये हमारे पास कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा 15। तो कितना लगेगा 15 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो आंसर क्या होगा हमारे पास 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसमें सिंपली टाइम निकालना था कितना लगेगा उससे, तो उसकी स्पीड दी हुई थी, डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ मून। एस्केप स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, v = √2gr। ठीक है, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे gm/r²। वैसे भी निकल जाएगा अगर आपको मास और रेडियस पता है मून का। ग्रेविटी पता है मून की क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 टाइम्स होती है, तो इसको g/6 लिख लो, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट वैल्यू 2.3 लर्न रखो, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में, ये पेपर में इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू लर्न रखो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और एक एस्केप स्पीड अर्थ की भी लर्न रखो। अर्थ की क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की होती है 11.2 और मून की होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जी हाँ, यूनिट वेक्टर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस से। हम कहते हैं ना यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो और जिसकी डायरेक्शन भी कोई ना हो। तो हम किसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो वो है हमारे पास नल वेक्टर। अगर अदर टू ऑप्शंस हम चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, एंड रेडियस वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो वो हम कह देंगे रेडियस वेक्टर। सो यहाँ पे ओनली एक नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है विच डोंट हैव एनी डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज mr² अबाउट। अब हॉलो सिलेंडर हमारे पास एक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² दिया हुआ है, तो वो किसके अबाउट होगा, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर किससे मिलके बना है, रिंग से मिलके बना है, और एक रिंग का हम क्या बताते हैं, इस एक्सिस के अबाउट mr² बताते हैं। तो अगर ये एक्सिस ले जो इसके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सिस यहाँ सिलेंडर में कौन सी बनेगी, सिलेंडर की एक्सिस बनेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r जो बनेगा वो क्या आएगा, mr² अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस। अब देखो इसने सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहा है दो पार्टिकल का, और दोनों पार्टिकल का मास कैसा है, इक्वल मास है। तो अगर इक्वल मास होता है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करता है, सेंटर पे लाई करता है। इन दोनों के सेंटर पे लाई करेगा, एग्जैक्ट बिटवीन द मिडवे। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर दोनों में से एक का मास ज़्यादा होता, जैसे यहाँ 2m होता, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ, कहीं 2m की साइड लाई करता। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ लाई करता है। ठीक है, और अगर दोनों का मास सेम है तो इट विल लाई एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन द मासेस। सो 13th का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फोर्थ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हुज एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज गिवन। देखो डिस्टेंस भी हमें गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी भी हमें गिवन है। वी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें हम तो हमारे पास क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। सिंपली हम क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। करके दिखा देती हूँ मैं एक बार। वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप, हमें क्या दिया हुआ है देखो 7 3 और -5 दिया हुआ है हमें ओमेगा, और आर हमें क्या गिवन है 1 -1 और 1, इसके कोफिशिएंट देखो 1 -1 1। सो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है क्रॉस प्रोडक्ट से। सो आई कैप के अलॉन्ग क्या होगा, जब आई कैप का देखेंगे हम तो क्या करेंगे, ये आई कैप वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस को स्किप कर देंगे। ठीक है, और ये देखेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये क्या आएगा 3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन अपोजिट आता है तो माइनस का आएगा 5, तो क्या बनेगा -2, तो -2 आई कैप। सिमिलरली ये जे कैप और के कैप का करा हमने,
तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट का स्क्वायर करके। तो -2 का स्क्वायर 4, -12 का स्क्वायर 144 एंड 10 का स्क्वायर 100। इसको सम करेंगे 248 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.75। तो आंसर वुड बी 15.75। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन वेयर एक्सिस में नॉट बी फिक्स्ड। अब वो क्या कह रहा है, ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहाँ एक्सिस फिक्स नहीं है रोटेशन की, मतलब बॉडी रोटेट तो कर रही है लेकिन जो सेंटर वाली एक्सिस है वो फिक्स नहीं है, वो एक्सिस भी रोटेट कर रही है। तो ये कहाँ पे होता है? देखो कौन कौन सा दिया हुआ है, स्पिनिंग टॉप और पोटर व्हील्स। पोटर व्हील वो होता है जो कुम्हार का जो चाक होता है ना, जिसपे वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, वो होता है पॉटर्स व्हील्स, उसको बोलते हैं। तो उसमें देखो आप लोगों ने देखा होगा, वो जो नीचे वाली चीज़ है, जो उसका चाक है कुम्हार का, वो रोटेट करता है लेकिन उसकी एक फिक्स्ड एक्सिस होती है, वो उसकी एक्सिस नहीं चेंज करता है, ठीक है। और सीलिंग फैन, उसकी भी एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फैन है, ठीक है। एक ये रोटेशन है, एक्सिस है, इसके अबाउट ही वो रोटेट करेगा, अलग से नहीं जाएगा। स्पिनिंग टॉप की, हाँ स्पिनिंग टॉप की एक्सिस चेंज हो सकती है। स्पिनिंग टॉप हम बोलते हैं लट्टू को, जो वो ऐसे इस टाइप का आता है ना, और इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो अभी इसकी एक्सिस अगर ये है तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे ये इधर की तरफ ऐसे मुड़ गया है, इसकी एक्सिस फिर थोड़ी देर में ये बन जाती है, तो इसकी एक्सिस चेंज होती रहती है। तो स्पिनिंग टॉप जो है उसकी एक्सिस फिक्स नहीं होती। पॉटर्स व्हील्स की, सीलिंग फैन की, इन सब की फिक्स एक्सिस होती है। तो इट्स ऑप्शन वुड बी 3। नेक्स्ट, so here the next question is, the year of planet is 29.5 times that of earth, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, ईयर ऑफ प्लैनेट जो दिया हुआ है वो 29 टाइम्स जो दिया हुआ है अर्थ के दिया हुआ है। यानी कि अगर अर्थ का टाइम पीरियड अगर हम 1 ईयर लेंगे तो प्लैनेट का टाइम पीरियड क्या होगा, 29.5 टाइम्स अर्थ के टाइम के इक्वल होगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस एक हमें दिया हुआ है, ठीक है, और प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो टी और आर में रिलेशन क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पीजीटी फिजिक्स के एग्ज़ाम में केपलर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केपलर लॉ से, केपलर लॉ क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डिस्टेंस है उसकी क्यूब। सो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करना है, हमें ये डेटा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। टी ई बाई टी पी का स्क्वायर वुड भी इक्वल टू आर ई बाई आर पी का क्यूब। हमने एल अर्थ और प्लैनेट दोनों के लिए लगा लिया ये। तो यहीं से आर पी का क्यूब क्या आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये सॉरी, ये इधर आके रिवर्स हो जाएगा और आर ई का क्यूब होगा। इधर आके क्या हो जाएगा, टी पी बाई टी ई का स्क्वायर। तो आर पी यहाँ से क्या आएगा, आर ई, टी पी बाई टी ई की 2/3। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर ई अर्थ के से उसका डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, और टी पी और टी ई भी हमें गिवन है। यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 10⁻12, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। सो हियर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये उसने कहा है। इट हैज़ परफेक्टली डेफिनेट शेप, बिल्कुल सही बात है। रिजिड बॉडी की एक फिक्स डेफिनेट शेप होती है। द शेप इज़ अनचेंजेबल, ये भी सही है। डेविएशन, उसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन बहुत माइनर होता है, तो उसकी शेप अनचेंजेबल है। ऑल द पार्टिकल्स चेंज कर सकते हैं मेल्ट करके उसे, या मतलब उसमें कुछ एक्सटर्नल करना पड़ेगा, अपने आप उसकी शेप चेंज नहीं होगी। सो ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी आर मूविंग टुगेदर, येस इट इज़ ऑल्सो राइट। रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल इकट्ठे मूव करता है, तभी उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। और फोर्थ है, रिजिड बॉडी इज़ नॉट इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, कि वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में नहीं होती, तो ये फॉल्स है। वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में हो सकती है, ठीक है। इवन वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में ही होती है रिजिड बॉडी, ठीक है। रोटेशनल मोशन में भी हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में नहीं हो सकती, उसमें भी हो सकती है। सो हेयर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, अ बॉय थ्रोज अ स्टोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड और स्टोन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल सरफेस।
ऐसे वो स्टोन जा रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड है। तो मैक्सिमम हाइट स्टोन की उसने पूछी है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है फॉर्मूला हाइट का। तो यही लगाएंगे, यू स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 2 इंटू जी, जी को मैंने लगा लिया 10, तो 10 इंटू 2 20 हो गया। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन 10 मीटर। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि 2021 में कैसे सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। इफ़ यू नो द कंसेप्ट यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मीन्स अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किया, आपको फॉर्मूला हर कोई पता है, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, जो 2018 का आया हुआ है उसमें थोड़ा है, बट ये काफ़ी ईजी आया हुआ है। नेक्स्ट देखो 19th, अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज नॉन एज। तो दो फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये क्या, इनको हम कहेंगे कपल। नेक्स्ट देखो, टोटल एनर्जी ऑफ सर्कुलरली ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो सर्कुलरली ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और वी हमें पता है, अभी हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन में निकाला है √GM/r। और अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो ये अर्थ होगा और वो अर्थ से कुछ हाइट पे होगा सैटेलाइट। ठीक है, तो इसका रेडियस r, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, GM/r+h। ठीक है, √GM/r होता था, लेकिन √GM/r+h लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइट पे सैटेलाइट है, और स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, -2g, एक मिनट, सॉरी, GM/m/2r+h, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो टोटल एनर्जी जो होएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे टर्म्स को तो देखो क्या आएगा, हाफ GMM/2r+h है, नीचे है GMM/2r+h। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे तो ये हाफ में से 1 को माइनस करेंगे, हाफ आएगा लेकिन पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सो हियर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। आई होप these questions are clear to you. If you like this video and if you like this session helpful for your future exams, then please share as maximum as you can, and please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.